हेलो एवरीवन, हम रिप्रोडक्शन यूनिट के 3 चैप्टर हमारे पास हैं, जिसमें से हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक चैप्टर हमारा बचा था। सबसे पहले हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद किया था हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम शॉर्ट में करेंगे, क्विक रिकैप करेंगे। लॉन्ग आंसर्स में जो 5 क्वेश्चन मैक्सिमली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे, और कैसे उसको लिख कर आना है वो मैं आज आपको बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर first question. And now we have 5 questions of this chapter, this human reproduction. So we'll start. Your very first question is, define female reproductive system. Question number 1. ठीक है, question number 1 is define female reproductive system. ओके, योर क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोग देख लीजिए, मैं हट जा रही हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, इसे नोट डाउन कर लिए। ये 5 मार्क्स में मैक्सिमली पूछा जाता है। 5 मार्क्स में ये आपके लिए पूछा जाता है। सो लेट्स राइट द आंसर। फीमेल reproductive system consists of A, primary sex organ, B, secondary sex organ। ठीक है, तो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिफाइन किया गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आपकी आती है ओवरीज। व्हाट? ओवरीज। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके आता है फैलोपियन ट्यूब, ओके, देन यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके आते हैं मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन। दिस हाइमेन पार्शियली कवर्स द क्लिटोरिस। ये जो हाइमेन है वो क्लिटोरिस को पार्शियली कवर करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपके फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इतने पार्ट्स आ गए। अच्छा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया। इसके अलावा आपका एक चीज और आता है, वो मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगी, मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड जो है अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से लिख रही हूँ। मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड बच्चों लिखना नहीं भूलना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका मेमोरी ग्लैंड भी आता है। नेक्स्ट, आपने ये दिखा दिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। सबसे पहले तो आपने ओवरव्यू दे दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतनी इतनी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जितनी भी चीज आई उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तो एक आपको छोटा सा डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, जिसमें आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज दिखाओगे, उससे कनेक्टेड फिम्ब्रे, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इतनी चीजें तो आपको दिखानी पड़ेंगी। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, उसी हिसाब से आप एग्जाम में बना के जरूर आना उस डायग्राम को। देखिए कैसे बनाते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा अप है इधर का, तो मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये डायग्राम दिखने में अच्छा दिखे। ठीक है, थोड़ा सा मैं डाउन कर देती हूँ इसको, इस तरीके से ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे जो आपने दिखाया, दीज आर ओवरीज, these are ovaries, these are फिम्ब्रे। बच्चों फिम्ब्रे क्या करती है, ओवरीज जो एग बनाएंगी ना उसको कैच करने का काम करती है। क्या करती है, इसको कैच करने का काम करती है। इसको कैच करना इतना इजी नहीं होगा ना, यहाँ पे इसलिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो यहाँ पे जो एग बनेगा उसको कैच कर लेगा। ठीक है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। ओके, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। Okay, this is fundus. This is fundus. This is the body of the uterus. Okay, this is cervix and नीचे this is vagina. ठीक है, और vagina यहाँ पे जिस चीज से कवर होता है, जहां से स्टार्ट होता है, यही पार्ट जो होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप सारे पार्ट जरूर लिख लेना। तो इस तरीके से आप अगर लिखकर वो डायग्रामेटिक वे में दिखा के, इस तरीके से दिखा के आओगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, है ना। कुछ नहीं है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को मैंने एक एक चीज आपको लिख के दिखा दिया है। उसके बाद मेमरी ग्लैंड। ठीक, मेमरी ग्लैंड ऐड करना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मत भूलिएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ, what is this? This is female reproductive system. Next, question number 2. Question number 2 is write a note on mammary gland. Question number 2 is write a note on mammary gland. ठीक है, आपको मेमरी ग्लैंड के बारे में लिखना है। बच्चों मेमरी ग्लैंड से आप क्या समझते हो, देखो मेमरी ग्लैंड इज प्रेजेंट विद इन द ब्रेस्ट। ठीक है, तो देखो ब्रेस्ट जो होते हैं वो मिल्क हर वक्त प्रोड्यूस नहीं करते। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका मिल्क का प्रोडक्शन होता है, और वो मिल्क जो है वो इजेक्ट आउट भी नहीं होता है। जो मिल्क है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है उसका इजेक्शन कब होता है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जब पार्चुरेशन हो जाता है, वो भी ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क का इजेक्शन होता है। तो हम अगर ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होते हैं, और वो भी इतना ईजी नहीं है। बहुत सारे एल्वेलस का कनेक्शन, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन है ना। एनसीईआरटी में देखोगे तो ये बहुत हैफजेड मैनर में लिखा है। मैं आपको इसको ट्यूबुलराइज कर दे रही हूँ, है ना, तो वो ट्यूब्यूल के फॉर्म में आप जो है उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ब्रेस्ट है वो किस मसल्स पे लोकेटेड होते हैं, आपको ये लिखना होता है। तो ब्रेस्ट मसल जो होती है जिसपे ब्रेस्ट लोकेटेड होता है दैट इज पेक्टोरालिस, पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल। व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल, दिस इज पेक्टोरालिस मेजर मसल। आपको ये लिखना है। मेमरी ग्लैंड का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अच्छा, हॉर्मोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है, हॉर्मोन्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मिल्क का फॉर्मेशन कराती है हार्मोन दैट इज प्रोलैक्टिन। विच हार्मोन इज दैट, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ऐसी हार्मोन है जो कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करेगी, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी हार्मोन आती है दैट इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। विच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। दिस हार्मोन हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क, इट हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क का इजेक्शन कराती मतलब मिल्क को बाहर निकालती। ठीक है, बाकी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसी हार्मोन्स भी इसके डेवलपमेंट में जरूरी होती हैं, लेकिन ये क्या करती है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ईस्ट्रोजन, ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कराती है। क्या कराएगी ये, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये जो हार्मोन है वो क्या कराती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कराती है। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन सब मिलके एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। क्या देता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। मतलब अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो वो किसी एक हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा, वो एक कलेक्टिव है। कोई मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मिल्क को इजेक्ट आउट कर रहा है, कोई जो है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में
काम कर रहा है इस तरीके से। तो ये हो गया एक ओवरव्यू कि मेमोरी ग्लैंड होता क्या है, उसमें कौन कौन सी हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो बना कैसे। ठीक है, चलो आगे देखो, मैं नोट डाउन कर रही हूं, आप देखते चलना। देखो, अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर है। क्या है? ब्रेस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि पेक्टोरालिस मेजर मसल पे लोकेटेड है। बच्चों देखो, ये ब्रेस्ट को ना पहले बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। जैसे हम लोग टेस्टिस पढ़ते थे ना, टेस्टिस को भी तो बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड किया गया था। इसी तरीके से मेमोरी ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड तो इसके अंदर है ना, ब्रेस्ट के अंदर। तो ये क्या है? मेमोरी लोब्स हैं। क्या है ये? मेमोरी लोब्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट जो है किसका बना हुआ है, उसको ब्रेस्ट को डिवाइड किया गया है मेमोरी लोब्स में। तो सबसे पहले आप लिखोगे मेमोरी लोब्स। ठीक है, मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई है। क्या है बच्चा? मेमोरी एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। क्या? इसी एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो इसी के अंदर होता है मिल्क प्रोडक्शन। क्या होता है? इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब बहुत सारे एल्वियोलाई मिलके क्या बनाते हैं? मेमोरी एम्पुला। क्या बनाते हैं? मेमोरी एम्पुला। ठीक है, बहुत सारे मेमोरी एम्पुला बनाते हैं लैक्टिसिफेरस डक्ट। क्या करता है? लैक्टिसिफेरस डक्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहां से क्या होता है? इसी लैक्टिसिफेरस डक्ट से मिल्क का इजेक्शन होता है। क्या होता है? मिल्क का इजेक्शन होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो लोब्स थे, लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई थे जिसने मिल्क का प्रोडक्शन किया। मिल्क का प्रोडक्शन होने के बाद मिल्क स्टोर होता है। तो मिल्क का स्टोरेज कहाँ होता है? मेमोरी एम्पुला में। ये हो गया स्टोरेज। यहाँ पे क्या होता है? मिल्क का स्टोरेज होता है। ठीक है, स्टोरेज होने के बाद मिल्क जो बाहर आता है, इट कम्स आउट थ्रू लैक्टिसिफेरस डक्ट। तो यहाँ से मिल्क का इजेक्शन होता है। तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, एक चीज और, ये निपल जैसा स्ट्रक्चर है, इसके आगे क्या रहता है? कुछ ब्लैकिश सब्सटेंस रहता है ना, इसको क्या कहते हैं? एरेओला कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? एरेओला। अगर आपको अपना कंटेंट टेक्स्ट और बनाना हो तो निपल्स के अराउंड जो ब्लैकिश स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? एरेओला कहते हैं। बात समझ में आ गई? और अगर कंटेंट बढ़ाना हो तो फिर हम ब्रेस्ट साइज की बात करते हैं। अगर हम ब्रेस्ट के साइज की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो जितना ज्यादा फैट का डिपोजिशन होगा उतना ज्यादा ब्रेस्ट का साइज होगा। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी एल्वियोला है जहां पे मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, देन मेमोरी एम्पुला, देन लैक्टिसिफेरस डक्ट। ओके, चलो नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है स्पर्म एंड ओवम का। क्वेश्चन नंबर 3, draw the structure of sperm and ovum। है ना, आपको स्ट्रक्चर बनाना है स्पर्म एंड ओवम का। बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आप सबसे पहले हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, चलो हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट में? 4 पार्ट में। हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। मैं सबके आगे सबका फंक्शन लिख रही हूं। देखो बच्चों, हेड के ऊपर, above head there is a structure present called acrosome। ठीक है, हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। बच्चों जैसे कि ये सपोज स्पर्म है, ठीक है, तो स्पर्म का ये हेड है, तो इसके ऊपर एक इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और एक्रोसोम अगर प्रेजेंट है तो उसको ऑब्वियसली कोई काम होगा। तो इस एक्रोसोम के अंदर होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करती हैं? जब भी स्पर्म ओवम के पास जाता है तो ओवम के ऊपर भी तो कवरिंग रहती है ना। ओवम ऐसा तो है नहीं कि वो बिना प्रोटेक्शन के होगा, उसके पास भी प्रोटेक्शन रहता है। तो उसकी प्रोटेक्शन को तोड़ने का काम कौन करता है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम करती है, जो कि एक्रोसोम से रिलीज होती है। तो अगर आप हेड लिख के आ रहे हो तो हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करती हैं? ओवम के प्रोटेक्शन को, ओवम की कवरिंग को ब्रेक करती हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कौन कौन सी वो कवरिंग्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक की। अच्छा, नेक है तो नेक का क्या काम है बेटा? नेक में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये जो दो सेंट्रियोल होते हैं, नंबर क्या होता है सेंट्रियोल का? 2 रहता है। ये दोनों परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री पे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें से जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, विच सेंट्रियोल? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसका काम क्या होता है? इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है, एक हेल्प्स इन क्लीवेज ऑफ जाइगोट। आप जानते हैं जाइगोट जो होती है एक सिंगल सेल होती है। जाइगोट क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है। जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो वो नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट होती है, जैसे आप मोरिला, ब्लास्टुला, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीजें आप कहते हो। तो ठीक है, तो सिंगल सेल में अगर क्लीवेज हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन नेक। नाउ मिडिल पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल पीस। अगर आप मिडिल पीस की बात करें, यहां पे होता है स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, स्पर्म की मोटिलिटी बहुत जरूरी है। अगर स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होती है तो कुछ लोग उसकी वजह से इनफर्टाइल भी होते हैं। तो स्पर्म की मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पर्म में मोटिलिटी कहां से आती है? स्पर्म में जो मोटिलिटी आती है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस तरीके का अरेंजमेंट है जो हाईली एनर्जेटिक, हाईली मोबाइल बनाता है स्पर्म्स को। तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि मिडिल पीस की क्या स्पेशलिटी है? तो यहाँ पे स्पाइरल अरेंजमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। स्पाइरल अरेंजमेंट में बता दूं, इस तरीके से करके होता है, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इसका एक और नाम होता है निबिनकन शीट। तो वो नीट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 12 लेवल पे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर इज टेल। तो टेल का क्या? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। टेल इज द, मैं आपको बताऊं, टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट पार्ट है और कुछ नहीं। इट हेल्प्स इन मोबिलिटी, मोबिलिटी में ये हेल्प करती। बात समझ में आ गई? तो स्पर्म के 4 पार्ट हो गए, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, है ना। एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम बना है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो आप अगर चाहें तो वो डायग्राम खुद से बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपको अपना आंसर डायग्राम से जरूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये रहा वो डायग्राम। अगर आप देख पा रहे हो तो ये रहा वो डायग्राम। ठीक है, इसमें जितनी भी मार्किंग्स है ना, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्पर्म बना है, ABCD करके वो दे दे और आपको चीजें मार्क करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर एक्रोसोम है। इसी एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल को लिखा है न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोमल मटेरियल। देन वी हैव नेक, नेक में सेंट्रियोल है। देन वी हैव मिडिल पीस वेयर देयर इज spiral arrangement of mitochondria. Then we have a long tail, and the whole structure is covered by plasmamembrane. See, this is plasmamembrane. The whole structure is covered by plasmamembrane. तो ABCD करके मार्किंग्स आएंगी तो आपको ये मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। डन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इसी क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अच्छा बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करेंगे हम लोग। बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम को इतना ज्यादा डिफिकल्टी, बहुत इजी है। देखो, ये हमने बनाया ओवम, ओवम बनाया है हमने, तो हम इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल दिखाएंगे, है ना। ओवम इज हैप्लॉइड, N होता है, तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल दिखा दिया मैंने। यहाँ पे मैं छोटा सा एक गैप दिखाऊंगी। छोटा सा ये जो गैप दिखा रही हूँ, दिस इज नथिंग बट पोलर बॉडी। व्हाट इज दिस? दिस इज पोलर बॉडी। मैंने आपको बताया कि अगर ओवम है तो उसका प्रोटेक्शन तो होगा ही। अगर उसका प्रोटेक्शन है तो उसका प्रोटेक्शन किस चीज से? मैं एक लेयर आपको बना के बताती हूँ, दिस लेयर। ठीक है, अगर मैं इसको मार्कर से कर दूं, लाइट येलो कलर से कर देती हूँ या रेड से ही कर देती हूँ। ठीक है,
ये जो पूरी लेयर है ना, दिस इज नथिंग बट जोना पेल्यूसिडा, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। विच लेयर इज दिस? दिस इज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो लेयर है ये इस तरीके से सेल्स हैं कुछ, दिस इज पर्पल कलर, आई गेस रेड और पर्पल थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, बट इस तरीके से सेल्स हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दिस लेयर इज कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। बच्चों को नाम भी पढ़ना नहीं आता है, सही से प्रोनाउंसिएट करेंगे, दिस इज कोरोना रेडिएटा। सो वी हैव ओवम, ओवम में आपका ऑफ कोर्स जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि यहीं पर आके स्पर्म फ्यूज करने वाला है, मतलब मेरा मतलब स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल एक तरफ से पोलर बॉडी निकल जाएगी। जो सबसे पहला प्रोटेक्शन है ओवम का, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो लेयर है, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर कुछ बनाना है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। तो सबको फ्लावर बनाना आता है ना, तो अगर आप फ्लावर बना के आएंगे और इस तरीके से मार्किंग करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में, ठीक है। सो ये जो दो लेयर्स है ना, जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, इसी को ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो जो एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, ब्रेक कर देती है और स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाता है, ओके। Now let's do the next question. Next question is define menstrual cycle. अच्छा, ये भी बहुत टफ लगता होगा आप लोगों को, डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, कि एनसीईआरटी में पता नहीं क्या इतना बड़ा बड़ा लिखा है, 3 डायग्राम दे दिए हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, बोर्ड हैंग किया थोड़ा सा। देखो बच्चों, पहले तो ये जान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कहाँ है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन प्राइमेट। तो पहला पॉइंट तो यही मेंशन कर देना बच्चों कि आपको ये कलर दिखेगा नहीं, मैं आंसर लिखती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन menstrual cycle takes place in primates, that is monkey, apes and human beings. Done. Now second point आपको लिख कर आना है कि start of the menstrual cycle को मैं MC से लिख दे रही हूँ, is called menarche, is called menarche। क्या कहते हैं इसको? menarche। then stop of the menstrual, देखो बच्चों स्टॉप मैंने लिख दिया आपके समझने के लिए, वैसे सिसेशन वर्ड यूज किया जाता है ना, बायो में बायो के ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इस तरीके से वर्ड्स नहीं यूज किए जाते हैं, बट कोई नहीं, आपको समझना है, आप इतना लिख के आओगे 12th में, गलत नहीं होगा, बट यूजुअली जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज सिसेशन। सिसेशन मतलब होता है रुकना। स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड menopause. What it is called? menopause. Stop of the menstrual cycle is called menopause. menstrual cycle start करने से पहले आप ये इंफॉर्मेशन देकर आओगे, इसके बाद menstrual cycle की कहानी लिखोगे। देख लो अच्छे से बोर्ड पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द होल कहानी ऑफ menstrual cycle। तो menstrual cycle में 3 स्टेजेस दी हुई हैं। क्या दी हुई है? 3 स्टेजेस दी हुई हैं, है ना। देखो यूजुअली लिखा तो 4 पॉइंट रहता है, बट 3 स्टेजेस में क्यों कह रही हूँ आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेज होता है, वो होता है मेंस्ट्रुअल स्टेज, मेंस्ट्रुअल फेज कह लो, ठीक है। देन सेकेंड जो होता है दैट इज फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। ये थर्ड वाला जो है ये कोई फेज नहीं है, ये ओव्यूलेशन का डे है, दिस इज ओव्यूलेशन। तो इसीलिए मैं 3 फेज कहती हूँ या 3 स्टेजेस कहती हूँ, है ना। ये सिंगल डे के लिए होता है, तो ये कोई फेज नहीं है। फेज हमेशा वो चीज होती है जो 2 से 5 दिन चले, 2 से 10 दिन चले, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज। क्या होता है? ल्यूटियल फेज। आपको हार्मोन्स याद करने में दिक्कत होती है, आपको ये नहीं पता चलता कि यूट्रस की लाइनिंग को क्या हो रहा है, ओवरीज में क्या कहानी चल रही है, मैं सब बता दूंगी। मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मेरे डिक्टेट करने के बाद, सुनने के बाद आप एनसीईआरटी को एज इट इज रीड करने की कोशिश करेगा। देखिए मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें, मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो यहाँ पे आपकी ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। ये होता है 3 से 5 दिन, 3 to 5 डेज। डेज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन? 3 to 5 डेज होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। 3 से 5 डेज जो होती है ब्लीडिंग चलती है। ब्लीडिंग चल रही है मीन्स प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत
कम हो चुका है। बात समझ में आई है ना। ब्लीडिंग आ ही इसीलिए ताकि क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो चुका है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब ल्यूटियल फेज कंटिन्यू हो रहा है, मींस ल्यूटियल फेज कंटिन्यू हो रहा है। ल्यूटियल फेज कंटिन्यू होने का मतलब कि फीमेल जो है उसने कंसीव कर लिया है, अब उसकी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको एक बेबी कैरी करना है। तो बेबी हमेशा कुशन जैसे स्ट्रक्चर में कैरी करेंगे ना, तो वो जो कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारी एंडोमेट्रियम ही होती है। जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो अगर ल्यूटियल फेज कंटिन्यू हुआ मतलब प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहता है ना वो क्या रहता है, अप रहता है। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है मतलब फीमेल ने कंसीव किया है और जाइगोट को रखने के लिए, फीटस के रखने के लिए आपकी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं करेगी। सपोज ये ल्यूटियल फेज कंटिन्यू नहीं हुआ, मींस देयर इज नो प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी नहीं है तो ये वाला फेज वापस आएगा, ठीक है। ये वाला फेज बोले तो मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, ये 3 से 5 डेज तक चलेगा। 3 से 5 डेज तक ब्लीडिंग होने के बाद आपकी जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, वो शेड ऑफ हो चुकी है। अब जब शेड ऑफ हो चुकी है तो उसे बनना भी होगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, फॉलिकल बनेंगे और यूट्रस की लाइनिंग बनेगी। अच्छा, क्योंकि फॉलिकल बनते हैं ओवरी के अंदर तो इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे यूट्रस की जो लाइनिंग शेड ऑफ हो गई, जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई है, उसका भी डेवलपमेंट यहीं पे होता है, इसी फॉलिकुलर फेज में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा और एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा। किसका? एंडोमेट्रियम का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या क्या हो रहा है, तो यूट्रस में जो है एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवरीज में फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। और हार्मोन की बात करेंगे तो इस लेवल पे, फॉलिकुलर लेवल पे जो हार्मोन सबसे ज्यादा रहती है, पीक पे रहती है, इस फेज में आप लिख के आओगे ईस्ट्रोजन। क्या लिख के आओगे? ईस्ट्रोजन। क्यों आप ईस्ट्रोजन लिख के आओगे? क्योंकि ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं ना, इन्हीं में से ईस्ट्रोजन रिलीज होती रहती है। क्या होता है? ईस्ट्रोजन रिलीज होती रहती है, ठीक है। ईस्ट्रोजन रिलीज होती रहेगी, वो फॉलिकल से रिलीज हो रही है, और साथ साथ एफएसएच भी यहाँ पे हाई रहता है। क्या? एफएसएच भी हाई रहता है, क्योंकि फॉलिकल बनाएगा भी तो कोई, तो फॉलिकल कौन बना रहा होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल किसकी वजह से बन रहे हैं? एफएसएच की वजह से। फॉलिकल रिलीज क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, अब एफएसएच का तो हमें काम पता चल गया कि फॉलिकुलर फेज में। अब यहीं पे क्या आता है, जब एक फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाता है, अच्छे से एक फॉलिकल बन गया, तो उस समय पे क्या होता है कि एलएच का लेवल बढ़ता है ना, और एलएच का लेवल पीक पकड़ लेते हैं। जिस समय एलएच का लेवल पीक पकड़ता है उसको कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहते हैं उसको? एलएच सर्ज। क्या कहते हैं उसको? एलएच सर्ज। तो जिस समय एलएच सर्ज होगा उस समय आपका हो जाएगा ओव्यूलेशन। जिस समय एलएच सर्ज होगा उस समय आपका क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। मींस यहाँ पे आपका जो एग है, जो आपका ओवम है, वो बाहर आ चुका है। और ये जो होता है वो मिडिल ऑफ द साइकिल में होता है। कहाँ होता है? मिडिल ऑफ द साइकिल। तो मतलब अगर मैं 28 दिन की साइकिल कंसिडर करूं, 28 डेज की, तो जो आपका ओव्यूलेशन होना है वो होगा 14th डे पे, है ना। मिडिल ऑफ द साइकिल बोला ना मैंने। देखो, जो ल्यूटियल फेज है ना, इसके डेज फिक्स होता है, ये 14 दिन का ही होता है। 14 दिन का अगर ये है, तो अगर 28 दिन की साइकिल है, मतलब जो ओव्यूलेशन हुआ है वो 14th डे हुआ है। किस डे हुआ है? 14th डे हुआ है। बात समझ में आ गई? तो अब आप 5 दिन तो वो चल रहा है, 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, तो बीच में कितने दिन बचे आपके पास? कुल 8 से 10 दिन बचे, ठीक है ना। आप इसको 8 से 10 डेज कंसिडर कर लो, है ना। 8 to 10 डेज कंसिडर कर लो। तो फॉलिकुलर फेज आपका 8 से 10 डेज का हो गया। ओव्यूलेशन सिंगल डे का चलता है, और ल्यूटियल फेज जो होता है वो 14th डे का चलता है। आपका ओव्यूलेशन किसकी वजह से हुआ? एलएच सर्ज की वजह से, जो एलएच ने पीक पकड़ी। अब क्या होगा? ओव्यूलेशन हो गया, अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बन जाएगा, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं होगी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जाइगोट नहीं बनेगा, एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ होना पड़ेगा। उस समय क्या होगा? जो बचा हुआ फॉलिकल का पार्ट रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऐड कर रही हूं मैं पेज, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ल्यूटियल फेज इसीलिए कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करती है? मेंटेन करती है एंडोमेट्रियम को, मेंटेन्स
एंडोमेट्रियम। क्या करती है? मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। बात समझ में आ गई? ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इतना ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिख कर आना है ना? इतना आपने लिख रखे सफिशिएंट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ये आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ओके, नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड विल कंप्लीट विद द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। आवर लास्ट क्वेश्चन इज define male reproductive system. Define male reproductive system. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कम पूछा जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट कोई नहीं, हम करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे ऑब्वियसली, तो हम लोग उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है आपके, देन ग्लैंड्स हैं, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तो पीनिस आती है और आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में भी पीनिस ही आती है। बाकी जो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बचे और ग्लैंड्स बचे उसके नेम्स मैं लिखूंगी आपको, तो आपको आंसर ऐसे स्टार्ट करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को आप बोलोगे पीनिस, ओके, देन बी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपके एसेसरी डक्ट्स आ गई। क्या आ गई? एसेसरी डक्ट्स आ गई। अब एसेसरी डक्ट्स का मतलब क्या होता है? एसेसरी डक्ट्स का मतलब होता है जो चीज एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान को ले जाने में काम आए। अब आपको स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो मतलब एसेसरी डक्ट्स के थ्रू स्पर्म मूव करेगा। एसेसरी डक्ट्स में देखिए आपके एसेसरी डक्ट्स में आती है रेटेटेस्टिस, आर्टी, रेटेटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद आता है आपका एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आता है आपका वासा डिफरेंशिया। तो इस ऑर्डर में स्पर्म मूव करता है। मैं अभी आपको और इलैबोरेट करके बताऊंगी। एसेसरी डक्ट्स हो गए। तीसरा हो गया आपके ग्लैंड्स। क्या हो गए? ग्लैंड्स। आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स याद रखने हैं, तो उसमें पहला ग्लैंड आता है आपका समाइनल वेसिकल। क्या आता है? समाइनल वेसिकल। ठीक है, सीमेन सबसे ज्यादा समाइनल वेसिकल कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो सीमेन बाहर आता है ना, जो व्हाइटी मिल्की मटेरियल होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट रहता है वो समाइनल वेसिकल का रहता है। देन वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड, देन वी हैव कॉर्पस ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड। बात समझ में आई? ठीक है, कॉर्पस ग्लैंड तो ल्यूब्रिकेशन करता है, ल्यूब्रिकेट करता है पीनिस को। जो आपका समाइनल वेसिकल है वो फ्रक्टोज रिच सीमेन को बाहर निकालता है। फ्रक्टोज रिच, फ्रक्टोज रिच क्या है? ये फ्रक्टोज जो है स्पर्म को एनर्जी देती है। स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो इसी फ्रक्टोज से आती है। ठीक है, तो 3 ग्लैंड याद रखने हैं आपको, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, लास्ट मैंने आपको क्या बताया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो बहुत ही डिफिकल्ट था, मतलब उसमें बहुत सारे नेम थे। मेल्स के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सिर्फ आपका एक ही नेम आता है, दैट इज पीनिस, दैट इज पीनिस। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो गया आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब मैं आपको छोटा सा टेस्टिस का डायग्राम बना देती हूँ, उसको एलैबोरेट कर देती हूँ, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे आपका, सपोज ये आपका टेस्टिस है ना, मैंने आपको बोला टेस्टिस है। क्या है ये? टेस्टिस है। तो बच्चों टेस्टिस में ना बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है ना, 200 to 250। ये रहे आपके टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। इसको क्या कहते हो आप? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स क्या कहते हो आप? इसको टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स कहते हो। इस टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। बच्चा क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, जब ये बाहर आते हैं, ठीक है, जब ये बाहर आते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक चैनल बना लेते हैं, बहुत क्रिस क्रॉस चैनल। ठीक है, क्या बना लेते हैं? क्रिस क्रॉस चैनल। इसी को आप रेटेटेस्टिस कहते हो। क्या कहते हो? रेटेटेस्टिस। क्या बोलोगे आप इसको? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से बाहर स्ट्रक्चर आता है, इसको आप कहते हो वासा इफ्रेंशिया। क्या कहते हो? वासा इफ्रेंशिया। रेटेटेस्टिस से जो स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है उसे आप वासा इफ्रेंशिया कहते हो। वासा इफ्रेंशिया आगे एपिडिडाइमिस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? वासा इफ्रेंशिया ही मिलके बनाते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या बनाते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है आगे कंटिन्यू होके बनाती है
वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। और ये वासा डिफरेंशिया क्या होता है, आगे चल के समाइनल वेसिकल से जुड़ जाता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने स्टार्ट किया कि टेस्टिकुलर का क्रॉस सेक्शन है, टेस्टिकल का क्रॉस सेक्शन है, टेस्टल में है टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब टेस्टिस को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो एक चैनल बनाते हैं जो कि बहुत क्रिस क्रॉस होता है, जिसे आप रेटे टेस्टिस कहते हो। रेटे टेस्टिस आगे बढ़ता है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया मिलके बनाता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस और आगे कंटिन्यू होता है वासा डिफरेंशिया में। सॉरी इरेज हो गया, बट कोई नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, एक बार साइज बड़ा कर लूँ मैं इसका। ठीक है, ये ठीक है, ये वासा डिफरेंशिया हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का और उसके बीच का भी 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। वो अक्सर 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में मेंशन करना होता है। 2 मार्क्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में आपको उसे मेंशन करना होता है। सपोज मैं पेज ऐड कर लूं पहले। सपोज ये मैंने आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई, ठीक है, ये मेरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको मैं इस तरीके से कट करूं, इस तरीके से कट करूं तो मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन आएगा। मैं अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात करूं ना बच्चों, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कुछ सेल से लाइंड है। क्या है, कुछ सेल से लाइंड है। उससे क्या कहते हैं, कौन सी सेल्स है वो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ना, वही आगे चल के स्पर्म में कन्वर्ट होने वाले। क्या होने वाले, आगे चल के वो स्पर्म में कन्वर्ट होने वाले। और इसके अंदर एक और सेल होती है जो कि जिसे कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है ना, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल ना ये स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करती हैं। अच्छा, अब मैंने बोला ना 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बीच बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बीच बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, उनका नाम क्या है पता है, लेडिक सेल, LAYDI, लेडिक सेल्स है ना, इसको क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स। ठीक है, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करना। क्या, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करना। तो जो तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट होगा, और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल है जो कि स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करेगी, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। लेकिन मैंने बोला था कि तुम्हें एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में भी तो कुछ होगा। इस जगह पे क्या है, तो इस जगह पे लेडिक सेल्स है। लेडिक सेल्स का काम होता है टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करना। यही मेल हार्मोन है, यही मेल हार्मोन है, और इसी को एंड्रोजन भी कहते हैं, इसी को एंड्रोजेंस भी कहते हैं। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट कोई नहीं, आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा सब मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, चलो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको करा दिए हैं। अब इससे बाहर 5 मार्क्स में तो कुछ नहीं पूछा जाता है। बाकी जो छोटी इन्फॉर्मेशन है, जब मैं सिलेबस वाइंड अप करने लगूंगी तो हर चैप्टर की छोटी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी जो बची हुई है। चलो, गुड बाय, गुड लक, बाय बाय।